आप में से कई लोग ये जानते होंगे कि अगर आप नेपाल विजिट करते हो तो वहाँ पर इंडियन करेंसी या जो हमारे इंडियन रुपीस है वो एक्सेप्ट किए जाते हैं। किसी भी दुकान पे बिजनेस ओनर को आप अपने रुपीस दे सकते हैं और वो एक्सेप्ट करेंगे और नेपाली रुपीस भी एक्सेप्ट करेंगे। लेकिन क्या आप जानते हो कि कोई ऐसा फॉर्मल पैक्ड सिस्टम नहीं है इंडिया नेपाल के बीच में, बल्कि हमारे दोनों गवर्नमेंट ने मिलकर 1 इंडियन रूपी इज इक्वल टू 1.6 नेपाली रूपी फिक्स कर रखा है। और ना सिर्फ ये, लेकिन नेपाल के अंदर जितने कैश सर्कुलेशन में पैसे हैं वो भारत ही बनाकर उसको देता है। और इसकी वजह से इंडिया और नेपाल के बीच का रिलेशन इकोनॉमिकली काफी वियर्ड है कई दूसरे कंट्री से। और आज हम समझेंगे कि इंडिया नेपाल के बीच का जो ये करेंसी वाला इशू है वो कैसा है और कहां पर इंडिया इस चीज का बहुत फायदा भी लेता है। तो ये जो सारा इशू है करेंसी का, ये शुरू होता है साल 1993 में। अब नेपाल बेसिकली एक छोटा देश है जिसकी वजह से एक हाई क्वालिटी प्रिंटिंग प्रेस बनाना इनके लिए एक बहुत ज्यादा इकोनॉमिकली सेंसिबल बात नहीं है, क्योंकि जो बड़े प्रिंटिंग प्रेस होते हैं करेंसी बनाने के लिए वो महंगे तो होती है, लेकिन यहाँ पर नोट्स को डिजाइन करना, उन प्रेसेस को ऑपरेट करना, उनके लिए जो इंक्स, पेपर्स एंड अलग अलग मटेरियल्स लगते हैं उनको सप्लाई करके एक काफी सिक्योर सप्लाई चेन बनाकर रखना, ये चीजें बहुत ज्यादा मुश्किल होती है। छोटा देश नहीं कर सकता, बड़े देश कर सकते हैं और इसके लिए पैसे बनाना उनके लिए एक डिफिकल्ट टास्क बनता है। इसीलिए 1993 में भारत की रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अग्री किया नेपाल राष्ट्र बैंक को प्रिंटिंग सर्विस प्रोवाइड कराने के लिए और उसके लिए वो कुछ फीस भी चार्ज करेंगे, ऐसा उनके द्वारा कहा गया था। नेपाल को इसकी वजह से फायदा ये था कि भारत की जो प्रिंटिंग प्रोसेस में हाई क्वालिटी करेंसी नोट्स बनाकर मिलती है वो उनको इंडिया से बन के मिल जाएगी और साथ साथ इंडिया नेपाल के इकोनॉमिक टाइज और फंक्शन होंगे, क्योंकि लिटरली हम किसी देश की करेंसी प्रिंट कर रहे हैं तो उसकी वजह से टाइज तो अच्छे होने ही थे, क्योंकि एक ट्रस्ट यहाँ पे दिखाया जा रहा था। अब इसकी वजह से इंडिया को कई फायदे हुए और वही इस वीडियो का एम है जो हम समझेंगे। सबसे पहले थी स्टेबिलिटी। इंडिया अगर नेपाल की करेंसी प्रिंट करता है तो यहाँ पर नेपाली करेंसी की स्टेबिलिटी हम डिसाइड कर सकते हैं। अगर आप जानते हो इकोनॉमिक्स का बहुत ज्यादा बेसिक्स, तो इन्फ्लेशन तब होता है जब चीजों की डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, और वो बढ़ती इसलिए है क्योंकि कई गुना ज्यादा पैसा ओवरफ्लो होने लगता है मार्केट के अंदर, बहुत ज्यादा बेसिकली पैसा प्रिंट हो जाता है जिसके वजह से हर चीज महंगी होने लगती है। अब क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट नेपाली करेंसी के ऊपर कंट्रोल रखती है, ऑब्वियसली नेपाल कभी भी डिसीजन ले सकती है कि अपना खुद का पैसा प्रिंट कर लेगी, लेकिन क्योंकि अभी करंटली प्रिंटिंग हम संभालते हैं तो कहीं ना कहीं पर नेपाल के इन्फ्लेशन को रिड्यूस करने के अंदर या एक प्रॉपर रेट में रखने के ऊपर हम डिसीजन लेते हैं। और एक्सचेंज रेट के अंदर जो फ्लक्चुएशंस आते हैं नेपाल के अंदर वो भी हमें इस प्रिंटिंग के जरिए ऑपरेट करने मिलते हैं, जो कि एक बहुत बड़ी बात है। हम किसी कंट्री के फाइनेंस संभाल सकते हैं। दूसरा है कॉस्ट इफेक्टिवनेस। अब नेपाल गवर्नमेंट को यहाँ पर ज्यादा फायदा हो रहा है, लेकिन अपने प्रेसेस की जो लिमिटेड कैपेसिटी है वो भी भारत यूज कर लेता है इन नेपाली करेंसीज को प्रिंट करने के लिए। नेपाल के भी पैसे बचते हैं, भारत की भी प्रिंट यूटिलाइजेशन प्रॉपर्ली होती है। तीसरा है डिपेंडेंसी। नेपाल इंडिया के ऊपर जब रिलायंस बन चुका है अपनी करेंसी प्रिंटिंग के लिए, तो एक सेंस ऑफ डिपेंडेंसी नेबर के ऊपर बन जाती है। इंडिया अगर कोई भी चीज ऐसी करता है जिसकी वजह से ये काम बंद हो तो नेपाल के ऊपर इसका इफेक्ट जरूर पड़ेगा, और इसीलिए नेपाल जो है डायरेक्टली अपनी इकोनॉमिक टाइज इंडिया के साथ में खराब नहीं करेगा। मे बी फ्यूचर में नेपाल ये कर सकता है कि वो अपनी खुद की प्रेस बना ले, लेकिन अभी करेंटली डिपेंडेंसी है जिसके लिए कोई भी गलत स्टेप लेने के पहले नेपाल इंडिया के बारे में बहुत सोचता है। वैसे रिसेंटली पॉलिटिकल टेंशंस हाई हुए थे, लेकिन अभी फिर से बैक टू नॉर्मल वो हो चुके हैं और ये प्रिंटिंग वाला काम चल ही रहा है। नेक्स्ट है सोवेनिटी। नेपाली में से कई लोग जो है या नेपाली सिटीजन जो है वो इस अरेंजमेंट को लॉस ऑफ सॉवरेनिटी समझ सकते हैं, यानी बेसिकली उनके देश की आजादी जो है ओवरऑल वो किसी और देश के हाथ में है, ऐसा वो समझ सकते हैं। कहीं ना कहीं पर थोड़ा सही भी है, क्योंकि इंडिया अगर ऐसा होता तो वो भी कॉन्टेक्स्ट ऐसे ही पकड़ा जाता, लेकिन जरूरी ऐसा नहीं है, क्योंकि जो प्रिंटिंग होती है इन करेंसी नोट्स की वो नेपाल सेंट्रल बैंक के गाइडलाइंस के अनुसार ही होती है और नेपाल राष्ट्र बैंक के गाइडेंस के अंतर्गत ही होती है। इंडिया बेसिकली सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्टर है जो सर्विस प्रोवाइड करता है, लेकिन ये कॉन्ट्रैक्ट एक ऐसी चीज का है जो इतनी जरूरी है किसी इकोनॉमी के अंदर कि बहुत ज्यादा कंट्रोल इसके ऊपर हम रख सकते हैं। अब यहाँ पे जो इफेक्ट्स है इन चीजों के वो समझ लेते हैं। लार्जली ये पॉजिटिव रहा है, क्योंकि इंडिया पैसा प्रिंट कर रहा है सही तरीके से, तो कॉस्ट इफेक्टिवनेस नेपाली इकोनॉमी को हमेशा मिली है प्रिंटिंग के हिसाब से। और इंडिया का फॉर्मल पैग सिस्टम होने की वजह से, पैग यानी कि जो एक्सचेंज रेट्स है वो ज्यादातर फ्लोटिंग नहीं होते, उनको फिक्स कर जाता है। पहले वैसे 1.4 नेपाली रुपी एक इंडियन के बराबर था, लेकिन अभी उसको चेंज करते हुए 1.6 कर दिया गया है और ये स्टेबिलिटी मेंटेन रहती है, जिसकी वजह से दोनों देशों के बीच में ट्रेड होना बहुत ईजी है। और क्योंकि ये स्टेबिलिटी है इसके लिए नेपाल के अंदर लोग इंडियन करेंसीज को
को भी एक्सेप्ट करते हैं, क्योंकि उनको पता है कि एक इंडियन करेंसी की वैल्यू नेपाल के हिसाब से कितनी है, और गवर्नमेंट जब तक उसे चेंज नहीं करती तब तक वो वही स्टेबल रहेगी। अगर आज 10 है कल 20 है तो वैसे में बिजनेस हो नहीं पाएगा। इसके लिए गवर्नमेंट जो है नेपाल की मदद करती है। क्या आपको ये चीज़ पता थी? नहीं तो इस वीडियो को ज़रूर एक लाइक देना, चैनल को हमारे सब्सक्राइब करना, वीडियो टॉपिक सजेशन सब मुझे कमेंट्स में दे सकते हो, और मिलेंगे अगले वीडियो में।